क्रॉप इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है अरंडी फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्टर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम क्या होता है? अरंडी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्टर। बॉटनिकल नेम या वनस्पति के नाम आपसे पूछा जा सकता है तो ये होता है रिसिनस कॉम्युनिस। तो रिसिनस इसका वंश या जीनस हो जाएगा, और स्पीसीज कौन सी है इसकी? कॉम्युनिस। फैमिली या कुल आपसे पूछा जा सकता है तो ये होती है यूफॉर्बिएसी। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है भी? तो ये एक डिप्लॉइड क्रॉप है या द्विगुणित फसल है जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 20 या 20। उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो इसके दो सेंटर ऑफ रीजन माने जाते हैं, एक तो इंडिया या भारत को माना जाता है और दूसरा है ट्रॉपिकल जोन ऑफ अफ्रीका, है ना। अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल जोन है या उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है अफ्रीका का, उसमें एक नाम आता है इथोपिया। ठीक है। तो इंडिया एंड इथोपिया, इन दोनों को अरंडी का या कास्टर का सेंटर ऑफ रीजन माना जाता है। ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था अभी। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो अरंडी जो है या कास्टर जो होता है, इसके अंदर किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है? रैसीम टाइप का। तो रैसीम पुष्पक्रम इसमें देखने को मिलता है, और ये रैसीम पुष्पक्रम कहाँ पर पाया जाएगा? बिल्कुल एपेक्स पर होगा, शीर्ष पर होगा। ठीक है। मुख्य शाखा, एक तो मुख्य शाखा होगी इसके अंदर या मेन ब्रांच होगी, और साथ में उससे क्या होगा? लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं निकली होंगी। तो जितनी भी शाखाएं होती हैं उन सभी शाखाओं के एपेक्स पर या शीर्ष भाग पर क्या उपस्थित होता है? एक रैसीम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि ये जो रैसीम इन्फ्लोरेसेंस हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो मेन स्टेम होता है या मुख्य तना होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल शीर्ष भाग पर या एपेक्स पर एक रैसीम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इस मेन रैसीम के ठीक नीचे, अच्छा ये जो मेन रैसीम होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी रैसीम या प्राथमिक रैसीम बोलते हैं इसको। इस रैसीम के ठीक नीचे जो स्टेम होता है या तना होता है, उस पर क्या उपस्थित होती हैं? परव संधियां या नोड्स उपस्थित होती हैं। ठीक है। तो दो जो नीचे वाली परव संधियां हैं या नोड्स हैं, वहां से क्या होगा अभी? 2 या 3 लेटरल ब्रांचेस डेवलप होंगी, 2 या 3 पार्श्व शाखाएं निकलेंगी। ठीक है। मेन स्टेम पर ये चल रहे हैं अपने, तो 2 से 3 लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं निकल गई। अब प्रत्येक शाखा, ये वाली जो 2 से 3 लेटरल ब्रांच निकली थी, हम इसकी बात कर रहे हैं। जो ईच ब्रांच होती है या प्रत्येक शाखा होती है, उसके एपेक्स पर क्या होगा? फिर एक रैसीम उपस्थित होगा, और उस रैसीम को हम लोग क्या बोलेंगे भी? सेकेंडरी रैसीम या द्वितीयक रैसीम। इस सेकेंडरी रैसीम के ठीक नीचे की तरफ फिर से क्या होगा भी? नोड्स होंगी, परव संधियां होंगी। तो इन परव संधियों से 2 या 3 ब्रांचेस फिर से निकलेंगी, है ना। लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं फिर से विकसित होती हैं, और ये जो ब्रांचेस बन रही हैं, फिर से प्रत्येक शाखा या ब्रांच के एपेक्स पर या शीर्ष पर एक रैसीम उपस्थित होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्शरी रैसीम या तृतीयक रैसीम। ठीक है। फिर इसके ठीक नीचे की तरफ फिर से क्या होंगी? नोड्स या परव संधियां होंगी, वहां से 2 से 3 लेटरल ब्रांचेस या पार्श्व शाखाएं फिर से डेवलप होंगी। तो इस प्रकार से जो एपिकल रैसीम या शीर्षस्थ रैसीम बनने की प्रक्रिया है, और शाखा का निर्माण जो है यानी ब्रांच फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअसली इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक है। और एक कंपाउंड रैसीम इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है, या एक संयुक्त रैसीम पुष्पक्रम बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे रैसीम्स उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो वृद्धि स्वभाव है या ग्रोथ हैबिट है, वो कैसा है अभी? अनडिटरमाइंड है या अनिर्धारित है। इसका मतलब इनमें वृद्धि या ग्रोथ जो है वो लगातार चलती रहती है बिना रुके। ठीक है। तो ये इसकी खास बात होती है। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं अपने। उससे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि जो अरंडी का रैसीम पुष्पक्रम है ना, कास्टर के अंदर जो रैसीम इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैसा होता है अभी? द्विलिंगाश्रयी होता है, या इसको बोलते हैं मोनोइशियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नर और मादा पुष्प यानी मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों के दोनों इसी रैसीम पुष्पक्रम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं।
इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या एकलिंगी होते हैं। इससे पहले अपने जितनी भी क्रॉप्स पड़ी हैं उन सभी में जो फ्लावर्स थे, ठीक है, वो ज़्यादातर कैसे थे, बाइसेक्सुअल थे या द्विलिंगी थे। ठीक है, कास्टर के अंदर यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी पुष्प होते हैं और वो सभी दोनों प्रकार के जो पुष्प हैं या फ्लावर्स हैं वो एक ही रेसीम के अंदर या एक ही रेसीम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाए जाते हैं। अब जो रेसीम का अपर 30 to 50% पार्ट होता है, ऊपर वाला जो 30 से 50% भाग होता है उसमें तो क्या होता है, अभी फीमेल फ्लावर्स होते हैं या मादा पुष्प होते हैं, और जो नीचे का 50 to 70% पार्ट होता है, 50 से 70% भाग होता है, उसमें नर पुष्प होते हैं या मेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब सीजन का इनके परसेंटेज के ऊपर, फ्लावर्स के परसेंटेज के ऊपर या प्रतिशत के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सी ऋतु चल रही है। अगर शीत ऋतु चल रही है या विंटर सीजन चल रही है जो कि अब चल रही है अपने, तो क्या होगा भाई, रेसीम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो मादा पुष्प है या फीमेल फ्लावर्स हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होगा या अधिक होगा। लेकिन अगर समर सीजन चल रहा है या रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है या गर्मियों का मौसम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फिर रेसीम के अंदर जो नर पुष्प होते हैं या मेल फ्लावर्स होते हैं उनका परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसको अपने डायग्राम से देख लेते हैं अभी। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा अभी, ये इसकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, है ना, 2 लीव्स आपको दिख रही होंगी, पर्ण इसकी, और ये इसका मुख्य इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, जिसको रेसीम बोल देते हैं। तो इसमें ऊपर वाला जो पार्ट है देखो, इसके अंदर क्या है, अभी फीमेल फ्लावर्स हैं या मादा पुष्प लगे हुए हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेल फ्लावर्स या नर पुष्प होते हैं। इसका मतलब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है ये कैसा है, मोनोइशियस है, या इसको हिंदी में बोल देते हैं द्विलिंगाश्री, यानी दोनों नर और मादा पुष्प एक ही रेसीम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है अभी अरंडी का पुष्पक्रम या कास्टर इन्फ्लोरेसेंस। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके जो नर पुष्प होते हैं या मेल फ्लावर्स होते हैं उनके क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला, ये कैसे होते हैं, व्रंतीय होते हैं, यानी पेडिसिलेट होते हैं, पेडिसेल या व्रंत के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ या मेन एक्सिस के साथ। इसके अलावा इनकी सममिति या सिमेट्री कैसी होती है, अभी त्रिज्यात सममित, यानी एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। इसका मतलब फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा ऐसे तल होते हैं या प्लेन्स होते हैं जहाँ से अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार की सममिति क्या कहलाती है, त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है। तो ये दो इसके लक्षण हैं या गुण हैं जो ध्यान में रखने हैं आपको। इसके अलावा इसमें दल और बाह्य दल नहीं होते, ठीक है, बल्कि क्या होते हैं अभी, परिदल होते हैं। ठीक है, अब परिदल क्या होते हैं अभी, जब दल और बाह्य दल दोनों एक ही जैसे होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जब हम दलों और बाह्य दलों में विभेदन नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम ये नहीं बता सकते कि ये दल हैं या बाह्य दल हैं, इसका मतलब दोनों का रंग रूप एक समान होगा। ठीक है, तो ऐसी जो संरचनाएं हैं उनको क्या बोल देते हैं, परिदल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेपल्स। ठीक है, तो कास्टर के अंदर या अरंडी के अंदर टेपल्स होते हैं या परिदल होते हैं। कितने होते हैं अभी, 5 होते हैं। संयुक्त होते हैं या यानी जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, इसको अपने डायग्राम में देखेंगे। और एक चक्र का निर्माण करते हैं, एक चक्र में पाए जाते हैं, एक वर्ल्ड के अंदर पाए जाएंगे, और इसके चक्र को या वर्ल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ। ठीक है, इंग्लिश में पेरियंथ बोल देते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं परिदल पुंज। ठीक है, उसके बाद ये नर पुष्प है, मेल फ्लावर है, तो इसके अंदर स्टामेंस पुंकेसर कितने होते हैं, भी असंख्य होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो स्टामेंस हैं वो 5 समूहों में व्यवस्थित होते हैं, यानी 5 ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो स्टामेंस हैं या पुंकेसर हैं वो कैसे होते हैं, बहुसंगी होते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीएडल्फस कंडीशन। तो बहुसंगी पुंकेसर या पॉलीएडल्फस स्टामेंस का पाया जाना कास्टर का फीचर है या इसका गुण है। ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो पॉलीडेल्फस स्टामेंस हैं या बहुसंगी पुंकेसर हैं वो निम्न में से कौन सी फसल में होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें कास्टर भी होगा, तो आपको कास्टर या अरंडी ऑप्शन जो है वो टिक करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपको।
तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं अभी। ये इसका मेल फ्लावर या नर पुष्प है, इस प्रकार का कुछ दिखाई देगा आपको। इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है अभी, स्टामेंस होते हैं, पुंकेसर होते हैं, जो कि कैसे हैं, असंख्य हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते अपने। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं, टोटल 5 पेरियंथ यानी परिदल या टेपल्स होते हैं। और ये है इसका वृंत या स्टॉक, ये मैंने आपको बताया था कि पेडिसिलेट होता है या वृंतीय होता है इसका पुष्प। तो ये है अभी नर पुष्प इसका या मेल फ्लावर। अब इसका फ्लोरल डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कि जो मेल फ्लावर होता है या नर पुष्प होता है वो फ्लोरल डायग्राम में किस तरह से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। अभी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा मातृ अक्ष या मदर एक्सिस। तो जिस अक्ष के साथ फ्लावर लगा रहता है वो क्या कहलाएगा, मातृ अक्ष या मदर एक्सिस कहलाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें ना तो दल होते हैं ना ही परिदल होते हैं, यानी सेपल्स और पेटल्स का इनमें पूर्णतया अभाव होता है, बल्कि इसमें क्या होते हैं, परिदल होते हैं या टेपल्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 5 टेपल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 एंड 5, और ये आपस में जुड़े हुए हैं यानी फ्यूज्ड कंडीशंस के अंदर है। इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोटेपलस, ठीक है, संयुक्त परिदली बोल देते हैं इसको। चलिए उसके बाद फिर स्टामेंस या पुंकेसर देख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 टोटल 5 समूह हैं या ग्रुप हैं, किसके, पुंकेसरों के या स्टामेंस के। इनको बोल देते हैं पुंकेसरी समूह या स्टैमिनल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के स्टामेंस क्या कहलाते हैं, पॉली एडल्फस स्टामेंस या बहुसंघीय पुंकेसर। और बिल्कुल सेंटर में देखो आप क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो गायनोशियम है या जो मादा जनन भाग है, कार्पेल्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे एब्सेंट हैं या अनुपस्थित हैं, क्योंकि ये क्या है भी, एक नर पुष्प है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सहपत्र या ब्रैक्ट भी होता है जो कवर करता है या ढक लेता है किसको, मेल फ्लावर को या नर पुष्प को। तो ये है भी मेल फ्लोरल डायग्राम इसका, नर पुष्प चित्र। उसके बाद इसके फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प की बात करेंगे अपने। तो ये भी कैसा होता है, वृंतीय होता है, यानी कि पेडिसिलेट होता है। एक पेडिसल के द्वारा या वृंत के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, मदर एक्सिस के साथ या मातृ अक्ष के साथ। सममिति इसके अंदर भी कैसी होती है, त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फ्लावर जो होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा तल या प्लेन्स ऐसे होते हैं जहाँ से अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर या 2 बराबर भागों में बंट जाता है। इस प्रकार की सममिति क्या कहलाती है अभी, त्रिज्यात सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर भी दल और बाह्यदल नहीं होते हैं, सेपल्स और पेटल्स का इसमें पूर्णतया अभाव होगा, बल्कि इसमें क्या होते हैं, परिदल होते हैं या टेपल्स होते हैं। अब इसके अंदर टेपल्स का जो नंबर है या संख्या है वो कम हो जाती है, कितने रह जाते हैं अभी, 3 रह जाते हैं। तो इसमें 3 संयुक्त परिदल होते हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोटेपलस, ठीक है, यानी परिदल आपस में जुड़े हुए रहते हैं। संख्या कितनी होती है, 3, और ये मिलकर क्या बनाते हैं अभी, एक चक्कर बनाते हैं या वर्ल्ड बनाते हैं, जिसको क्या बोल देते हैं, पेरियंथ, ठीक है। उसके बाद इसमें पुंकेसर या स्टामेंस तो होंगे नहीं, क्योंकि ये मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर है। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे इसके फीमेल पार्ट की या मादा भाग की, और वो क्या होते हैं, अंडप। तो कितने अंडप या कार्पेल्स होंगे इसके अंदर, 3 होते हैं, और ये संयुक्त होते हैं यानी कि फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है, सिन कार्पस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। अब हर एक अंडप जो होता है उसके अंदर कितने बीज होते हैं, कितने बीजांड होते हैं या ओव्यूल होते हैं, तो एक ही बीजांड आपको देखने को मिलेगा, एक ही ओव्यूल होगा हर एक कार्पेल के अंदर। और बीजांड न्यास या प्लासेंटेशन कैसा देखने को मिलेगा आपको, स्तंभीय या एक्साइल प्लासेंटेशन इसको बोल देते हैं, यानी जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर या केंद्रीय अक्ष पर लगे हुए रहते हैं। वर्तिकाएं या स्टिग्मा जो है, जो स्टाइल हैं वो कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। 3 स्टाइल्स होते हैं या 3 वर्तिकाएं होती हैं इसके अंदर, और इसका मतलब जो वर्तिकाग्र होंगे वो भी 3 ही होंगे, ठीक है। तो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जो है, प्रत्येक जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र होती है फिर से वो आगे जाके द्विशाखित हो जाती है या बाइफिड हो जाती है, मतलब आगे से फिर से विभाजित हो जाती है, और साथ में पंखनुमा यानी फीदर टाइप जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र है इसमें पाई जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो अभी आप, ये मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर है इसका। तो इसमें ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा इसकी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और हर एक जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है वो आगे से 2 शाखाओं के अंदर
विभाजित होती है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से वर्तिका या स्टाइल, ये भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। अंडाशय या ओवरी, ये कितने होते हैं? 3 होते हैं अभी। ठीक है, और अंडाशय या ओवरी के अंदर बीजांड या ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो कितने ओव्यूल्स होते हैं अभी? 3 ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल इसका फ्लावर है और ये परिदल या टैपल्स के द्वारा कवर्ड होता है। कितने टैपल्स होते हैं? 3। ये इसका वृंत या पेडिसल हो जाएगा, जिसके द्वारा ये मदर एक्सेस या मातृ अक्ष से लगा हुआ रहता है। तो ये है अभी मादा पुष्प या फीमेल फ्लावर। अब फ्लोरल डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। सबसे ऊपर की तरफ मातृ अक्ष या मदर एक्सेस है, जिसके साथ फीमेल फ्लावर लगा हुआ रहता है। उसके बाद फिर इसमें क्या होता है अभी? परिदल या टैपल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो 1, 2 एंड 3, 3 ही परिदल या टैपल्स हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड कंडीशंस के अंदर हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कैमोटैपलस। उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग कार्पेल्स या अंडप की बात करते हैं। कितने कार्पेल हैं अभी? 3 हैं। देखो 1, 2 एंड 3, तो 3 कार्पेल्स हैं। हर एक कार्पेल के अंदर आपको एक बीजांड या एक ओव्यूल देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने ओव्यूल्स हो गए? 3 हो गए, 1, 2 एंड 3। तो 3 ही ओव्यूल्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ब्रैक्ट या सहपत्र भी होता है, जो कि फीमेल फ्लावर को या मादा पुष्प को कवर करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभी मादा पुष्प चित्र या फीमेल फ्लोरल डायग्राम। अब इसके पॉलिनेशन या परागण की बात कर लेते हैं। तो कास्टर जो होती है या अरंडी जो होती है, इसके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं अभी? प्रोटोगाइनस कंडीशन। इसका मतलब इसकी जो कार्पेल होती है या जो वर्तिकाग्र होती है या स्टिग्मा होती है, वो पहले ही मैच्योर हो जाती है या ग्राही हो जाती है। ठीक है, जबकि जो स्टामेन्स हैं या पुंकेसर जो होते हैं, वो बाद में मैच्योर होते हैं, बाद में परिपक्व होते हैं। इस प्रकार की कंडीशन को क्या बोलते हैं अभी? स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनस कंडीशन। और प्रोटोगाइनस कंडीशन जो है वो किसको बढ़ावा देती है? क्रॉस पॉलिनेशन को या पर परागण को बढ़ावा देती है। और इसी कारण जो अरंडी या कास्टर है वो क्या है? एक पर परागित फसल है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा होता है अभी? वायु के द्वारा होता है। ठीक है, एयर पॉलिनेशन होता है, जिसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। तो एनिमोफिली देखने को मिलती है हमें कास्टर के अंदर। अब जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो मॉर्निंग टाइम में सुबह 4:30 से 5 बजे के मध्य ओपन हो जाते हैं या खुल जाते हैं। ठीक है, और परागकणों को ये गिराते हैं। ठीक है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको ये फॉल ऑफ कर देते हैं, गिरा देते हैं, और उसके तुरंत बाद ही या इमीडिएटली आफ्टर जो मेल फ्लावर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेल फ्लावर्स का जो काम है वो खत्म हो जाता है। अब जो परागकण गिराए गए हैं या पॉलन ग्रेन्स जो फॉल ऑफ किए गए हैं, उनकी वाइबिलिटी कितनी होती है? जीवन क्षमता कितनी होती है? तो 2 दिनों तक वो जीवन क्षम बने रहते हैं या वाइबल बने रहते हैं। तो 2 दिनों तक चांसेस रहते हैं कि ये परागण या पॉलिनेशन कर सकें। परागकण प्रकीर्णन के लिए, इसका मतलब क्या है? अभी जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी स्प्रेडिंग के लिए, मतलब दूर दूर तक जो प्लांट्स लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, वहाँ तक इनके पहुँचने के लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं या दशाएं हैं जो कि सुइटेबल होती हैं या उपयुक्त होती हैं। तो सबसे पहले तापमान जो है वो 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है या टेम्परेचर है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, इनकी स्प्रेडिंग के लिए। सापेक्षिक आर्द्रता, जो ह्यूमिडिटी है एयर के अंदर या हवा के अंदर, वो कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं अगर मिल जाती हैं तो पॉलन ग्रेन्स की स्प्रेडिंग एयर के द्वारा या हवा के द्वारा आसानी से हो जाती है। अब जो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें जो फ्लावरिंग या पुष्पन है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है? तो उसके लिए 10 से 12 दिन का समय लग जाता है, यानी 10 to 12 डेज जो हैं वो लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, आफ्टर फ्लावरिंग जब पुष्पन कंप्लीट हो जाता है तो जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा है वो कितने टाइम के लिए रिसेप्टिव बनी रहती है या ग्राही बनी रहती है? तो 5 से 10 दिन के लिए वो ग्राही या रिसेप्टिव रहती है। तो इन 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर जो पॉलिनेशन है या परागण है वो हो जाता है। उसके बाद इसके फ्रूट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फ्रूट का टाइप है वो क्या होता है अभी? रेगमा, इसको बोलते हैं रेगमा। तो इसमें होता क्या है कि इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर स्पाइनी आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं, है ना, कांटेनुमा अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। आपने देखा होगा अरंडी का जो फ्रूट है
और जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है या फल परिपक्व हो जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है किसके अंदर, 3 एक बीजी भागों के अंदर, है ना, सिंगल सीडेड पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो जाता है। और हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं अभी, मैरीकार्प। ठीक है, हर एक पार्ट को मैरीकार्प कहा जाता है। तो ये आपने हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ा होगा शायद, टाइप ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम लोग इसके। तो कौन कौन सी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं या उद्देश्य हैं जिनके लिए हम लोग ब्रीडिंग करवाते हैं कास्टर के अंदर। तो सबसे पहला जो कि सभी फसलों के अंदर कॉमन रहता है, अधिक उपज या हायर यील्ड। तो कास्टर के अंदर जो यील्ड है या उपज है प्रति हेक्टेयर, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से कारक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पौधे का फैलाव, स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट। जो पौधा है वो जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर ब्रांचिंग होगी, शाखाएं बनेंगी और उतने ही ज़्यादा रेसिम इन्फ्लोरेसेंस लगेंगे। ठीक है, और उतने ही ज़्यादा जो फ्रूट्स बनेंगे, और फ्रूट्स ज़्यादा बनेंगे तो इसका मतलब हमारी जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो बढ़ जाएगी। प्रति पौधा पुष्प क्रमों की संख्या, पर प्लांट नंबर ऑफ रेसिम्स या नंबर ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस। तो जितने ज़्यादा रेसिम्स होंगे उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी यील्ड आएगी। और तीसरा है प्रति पुष्पक्रम मादा पुष्पों की संख्या, नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स पर इन्फ्लोरेसेंस। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फीमेल फ्लावर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी यील्ड ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो सीड्स मिलने हैं या हमें जो फ्रूट्स मिलने हैं, फल जो मिलना है वो किससे मिलना है, मादा पुष्प से मिलना है या फीमेल फ्लावर से मिलना है। तो जितने ज़्यादा संख्या में फीमेल फ्लावर्स होंगे उतने ही ज़्यादा फ्रूट्स मिलेंगे, उतनी ही हमारी जो यील्ड है या उपज है वो ज़्यादा आएगी। तो इन तीनों फैक्टर्स को या तीनों कारकों को इम्प्रूव करने का प्रयास जो है करना, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता है। उसके बाद दूसरा है अगेती व शीघ्र पकने वाली किस्में, अर्ली मैचुरेशन वेराइटीज। तो अरंडी जो है उसके अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ हैं या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो लेट सीजन में अफेक्ट करते हैं अरंडी की क्रॉप को। तो अगर उनको अवॉइड करना चाहते हैं, अगर उनसे बचना चाहते हैं, तो हमें शीघ्र पकने वाली जो वेराइटीज़ हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी कास्टर के अंदर। तो कितने दिनों में पकनी चाहिए भी, 150 से कम दिनों में पकने वाली किस्मों को तैयार करना चाहिए। ठीक है, ऐसी वेराइटीज़ जो 150 डेज से कम टाइम में ही मैच्योर हो जाती हैं या पककर तैयार हो जाती हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी रहता है कि हम लोग जो क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र है, उसको अपना सकते हैं आसानी से। तीसरा ऑब्जेक्टिव रहता है बीज की गुणवत्ता या सीड क्वालिटी। तो बीजों से हमें क्या मिलता है अभी, तेल मिलता है ना। अरंडी के बीजों से हमें तेल या ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो तेल की मात्रा को बढ़ाना जो है ना, इंक्रीज करना ऑयल के कंटेंट को, वो भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो कहाँ कितने परसेंट तक बढ़ा सकते हैं, 48% तक हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके जो बीज हैं उनके अंदर टॉक्सिसिटी होती है या विषैलापन होता है। ठीक है, ये जो विषैलापन है या टॉक्सिसिटी है वो किस वजह से होता है, इनके बीजों में जो एंडोस्पर्म होता है या भ्रूणपोष होता है उसमें एक विषैला प्रोटीन पाया जाता है, एक टॉक्सिक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं रिसिन। इस रिसिन की वजह से ही जो अरंडी के बीज हैं वो कड़वे होते हैं और इनका जो ऑयल है या तेल है वो भी बहुत कड़वा होता है। ठीक है, ये जो कड़वाहट है किसकी वजह से है, रिसिन की वजह से है, और इसी वजह से ये टॉक्सिक या विषैला होता है। तो बीजों की जो टॉक्सिसिटी है या सीड्स की जो विषैलापन है, इसको कम करना ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अरंडी के जो सीड्स हैं, अभी मैंने बताया आपको, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म या भ्रूणकोश होता है उसमें रिसिन नाम की एक टॉक्सिक प्रोटीन पाई जाती है। अब ये प्रोटीन करती क्या है, अभी इसका यूकेरियोट्स के अंदर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। यूकेरियोट्स में क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है आपको पता होगा, राइबोसोम्स पर होता है ना। राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोल देते हैं। तो ये जो रिसिन नाम की प्रोटीन है, टॉक्सिक प्रोटीन है या विषैली प्रोटीन है, ये क्या करती है, राइबोसोम को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, एंजाइमेटिक रूप से। ठीक है, एंजाइमों के उपयोग से राइबोसोम को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। राइबोसोम ब्लॉक हो गया तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है या प्रोटीन का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो ये प्रभाव पड़ता है यूकेरियोट्स के अंदर इस रिसिन नाम के टॉक्सिक प्रोटीन का या विषैले प्रोटीन का। ठीक है, तो रिसिन की
मात्रा को या इसके कंटेंट को कम करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है या उद्देश्य रहता है अरंडी की फसल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है अभी रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो रोगों की वजह से जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है कास्टर की, और जो यील्ड होती है या उपज होती है प्रति हेक्टेयर, वो भी कम हो जाती है। तो हमें इन रोगों के प्रति रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को डेवलप करना पड़ता है। तो 3 डिजीज़ हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं जो कास्टर क्रॉप को, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। सबसे पहला फ्यूजेरियम विल्ट है, दूसरा है रूट नॉट, तीसरा है ग्रे मोल्ड। तो ये 3 ऐसे डिजीजेस हैं या रोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद आता है भी आदर्श पादप प्रारूप, आइडियल प्लांट टाइप को डेवलप करना या विकसित करना। तो सबसे पहला इरेक्ट प्लांट, जो पौधा है वो जमीन के ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा रहना चाहिए, ठीक है, वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इरेक्ट प्लांट जो है उसका फ़ायदा क्या होगा भी, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस लग रहे हैं उनको डेवलप होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ठीक है, उनको ज़्यादा जगह मिलेगी और वो ज़्यादा हेल्दी या स्वस्थ रूप से विकसित हो सकेंगे। अगर पौधा गिरा हुआ है, ठीक है, तो उस इन्फ्लोरेसेंस को डेवलप होने के लिए या पुष्पक्रम को विकसित होने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो इरेक्ट प्लांट अगर रहेगा तो जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो ज़्यादा आएगी। दूसरा है कम पादप ऊंचाई, जो पौधे की ऊंचाई है वो कम होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है अभी, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ विंड फ्लो होता है, यानी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो जो अरंडी के प्लांट हैं उनके टूटने का डर रहता है। अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो, ठीक है। अगर हाइट कम होगी, ऊंचाई कम होगी, तो विंड फ्लो का या हवा के बहाव का क्रॉप के ऊपर या फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भी, 1.5 मीटर तक होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम कम हमें पादप ऊंचाई या प्लांट हाइट रखनी है। इसके अलावा प्राथमिक रैसीम की लंबाई, जो प्राइमरी रैसीम है उसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, कितनी, 20 से 40 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं या 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि एक आदर्श पादप के अंदर या आइडियल प्लांट के अंदर कास्टर के होने चाहिए। तो इसको, इन तीनों कैरेक्टर्स को डेवलप करना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद है नॉन शैटरिंग या अमिश्रण। तो अरंडी में भी जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसके जो सीड्स हैं, इसके फ्रूट से नीचे गिर जाते हैं अपने आप ही, ठीक है, जिसकी वजह से जो सीड यील्ड है या बीज उपज है वो कम हो जाती है प्रति हेक्टेयर। तो ये एक समस्या रहती है, इसको बोल देते हैं शैटरिंग या विशरण। तो हमें अविशरण या नॉन शैटरिंग को डेवलप करना है कास्टर की वैरायटीज़ के अंदर, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा अजैविक प्रतिबल रोधिता या एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस। तो एबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक प्रतिबल के अंदर ऐसे वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो क्रॉप को इफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं, जैसे टेम्परेचर या ताप, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर है वो भी इफेक्ट करेगा, बहुत लो टेम्परेचर है वो भी प्रभावित करेगा। इसके अलावा ड्रॉट या सूखा, अगर इरिगेशन नहीं मिल रहा, सिंचाई नहीं दे रहे टाइम पे, तो वो भी इफेक्ट करती है। इसके अलावा लवणता जो है, सैलिनिटी, सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर जो लवणों की प्रतिशत मात्रा है वो भी प्रभावित करती है। तो हमें इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट या रोधिता विकसित करनी है। तो ताप सहिष्णुता यानी टेम्परेचर टॉलरेंस डेवलप करना है, सूखा रोधिता ड्रॉट रेजिस्टेंट डेवलप करनी है, लवण रोधिता सैलिनिटी रेजिस्टेंस हमें डेवलप करना है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स या प्रजनन विधियाँ। तो इसके अंदर कई प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे सबसे पहला है समूह वरण या मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन के द्वारा ब्राज़ील में कास्टर की एक बॉनी किस्म या हम कह सकते हैं एक ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया गया है, जिसका नाम क्या है अभी, IAC38। इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो मास सिलेक्शन के उपयोग से इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। दूसरी है एकल पादप वरण विधि, ठीक है, या इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मेथड भी इसको बोल देते हैं। तो इस मेथड के उपयोग से गौरानी नाम से एक किस्म को डेवलप किया गया है जो हाई यील्डिंग वैरायटी है या उच्च उपज देने वाली किस्म है। इसके अलावा पेडिग्री मेथड या वंशावली विधि का उपयोग किया गया है। ब्राजील के अंदर
एक ड्वार्फ वैरायटी या बॉनी किस्म इससे विकसित की गई है और साथ में उसमें नॉन शैटरिंग या अविश्रण का गुण उपस्थित होता है। उसका नाम ध्यान में रखना है IAC 2028। इसके अलावा कुछ और ब्रीडिंग मेथड्स हैं या प्रजनन विधियां हैं जिनका उपयोग कास्टर में हम लोग करते हैं, जैसे पुंज विधि है, बल्क मेथड है, प्रतीप संकरण विधि बैक्रॉस मेथड का भी उपयोग करते हैं, आवर्ती वरण रिकरेंट सिलेक्शन का भी उपयोग जो है वो कास्टर के अंदर किया जाता है। इसके अलावा संकर किस्में या हाइब्रिड वैरायटीज, तो जो VP1 है ना, VP1 क्या है भी, एक फीमेल लाइन है या स्त्री के स्त्री वंशक्रम बोल देते हैं इसको। ये मेल स्टेराइल लाइन होती है या नर बंध्या वंशक्रम होता है। इसके उपयोग से इंडिया के अंदर बहुत सारी हाइब्रिड वैरायटीज या संकर किस्में अरंडी की डेवलप की गई हैं। उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे गाउच 1 के नाम से एक वैरायटी है। इसके अलावा GCH2 ये भी एक वैरायटी है। इसके अलावा GCH3 की बात करते हैं तो ये कास्टर की या रंडी की प्रथम वाणिज्यिक किस्म है या फर्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप है। ठीक है, यानी कॉमर्शियल यूज के लिए सबसे पहले जिस किस्म का उपयोग किया गया था वो कौन सी थी, GCH3 थी। ठीक है, और इसको कहाँ पे डेवलप किया गया है भी, इंडिया के अंदर या भारत में इसको विकसित किया गया है। और इसके जो सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं या उत्तम लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हैं भी, सबसे पहला उच्च उपज, इसकी जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर वो बहुत अधिक होती है। सूखा सहिष्णु ड्रॉट टॉलरेंस, यानी अगर रेनफॉल कम हो रहा है, वर्षा कम हो रही है, इरिगेशन भी अगर मान लो कम मिल रहा है, तो भी जो उपज है या यील्ड है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सूखे के प्रति या ड्रॉट के प्रति ये क्या होती है, सहिष्णु होती है या सहनशील होती है। इसके अलावा मध्यम परिपक्वता काल, ठीक है, या इसको बोल देते हैं मीडियम मैच्योरिटी पीरियड, तो ये पकने में 140 से 210 दिन का समय लेती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है और ये बहुत कम समय भी नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर जो बीजों के अंदर तेल की मात्रा है या ऑयल का कंटेंट है सीड्स के अंदर, वो भी हाई होता है या उच्च होता है। कितना होता है, 46% होता है, 46%। इसके अलावा एक और वैरायटी है जिसका नाम ध्यान में रखना है आपको, GCH4। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, गुजरात जो स्टेट है उसमें 95% जो कास्टर प्रोडक्शन है या अरंडी उत्पादन है वो संकर बीज के उपयोग से किया जाता है, यानी कि हाइब्रिड सीड का यूज़ करके 95% तक कास्टर का प्रोडक्शन गुजरात स्टेट में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।